जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज हमारा जो कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, तो हम शुरुआत करते हैं भूमि संसाधन से। ठीक, इसके पहले हम संसाधन देखे थे और संसाधन के प्रकार पढ़ लिए थे। फिर संसाधन संरक्षण के संबंध में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ वो सब पढ़े, एजेंडा 21 पढ़ा, और साथ ही साथ जो है सतत पोषणीय विकास, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है भूमि संसाधन। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है भूमि संसाधन, भू संसाधन। अच्छा, भूमि संसाधन या भू संसाधन ये दोनों एक ही हैं, चाहे भू कहिए या भूमि कहिए। तो भूमि संसाधन क्या है? तो अगर इसकी डिफिनीशन याद होगा तो संसाधन किसे कहते हैं, यानी पूरा केवल ये पूरा चैप्टर केवल एक डिफिनीशन अगर याद है तो उसी पे पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। ठीक, वो पहला जो याद करिए वो डिफिनीशन, यानी संसाधन किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार साधन हैं, जब मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाता है तो वह संसाधन बन जाता है। ठीक, तो ये है संसाधन। ठीक, अब भूमि संसाधन। अच्छा, प्रकृति ने हमें जो दिया है वो सब साधन के रूप में दिया है। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो सब के सब साधन के रूप में दिया है, और उसे जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं तभी वह संसाधन बनता है। ठीक, तो जब भूमि को उपयोग में लाए तभी ये संसाधन बना, अन्यथा जब जो प्रकृति ने हमें भूमि दिया है वह साधन के रूप में है, ना कि संसाधन के रूप में। ठीक, जब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो भी ये संसाधन बनता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन के बारे में। ठीक, तो भूमि संसाधन में पहले देखते हैं कि हमारे जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसमें कितने प्रतिशत भूमि है। ठीक, अगर ये मान लेते हैं कि हमारा ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, हमारा क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, डबल लाइन होगी इसको, ये हो गया कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अब इसमें देखते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पे पठार है, तो कितने प्रतिशत भाग पे मैदान है, और कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत है। ठीक, तो हमारे इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 43% भाग पे क्या है, मैदान है। ये मैदान है। हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 43% भाग मैदान है। ठीक, जिसमें से अगर देखते हैं 43 में, तो इसमें पठार हैं 27%, इसमें 27% क्या है, पठार है, और 30% पर्वत है। हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जितने हमारे पास जितने भी यानी टोटल जमीन है भारत में, उस टोटल जमीन में 43% भाग ऐसे हैं जो केवल मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक, उसमें से कुल भौगोलिक, हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी अगर भारत की टोटल जमीन कितना है, 9th में पढ़ा होगा, 9th के क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे देश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये है भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक, ये है भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अब इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत में यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में 43% भाग मैदान है, 27% भाग पठार है, 30% भाग पर्वत है। ठीक, तो इसके आगे अब देखते हैं कि इसमें जो 43% भाग मैदान है, इस मैदान के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इस जो 43% भाग है इसका प्रयोग हम किन किन चीजों के लिए करते हैं। ठीक, तो सबसे इसका प्रयोग हम लोग कृषि के लिए करते हैं, यानी मैदान, यानी हमारी जो भूमि है, क्योंकि पर्वत ये मैदान, इस मैदान में हम लोग कृषि करेंगे। ठीक, कृषि यहाँ तो नहीं किया जा सकता, ना तो यहाँ किया जा सकता है। ठीक, यहाँ दोनों जगह तो कृषि किया नहीं जा सकता। तो मेनली जो ये मैदान है, इस मैदान को हम लोगों को यहाँ
पढ़ना है। ठीक, अगर मैदान देखते हैं तो मैदान का कितना प्रतिशत है? 43%। 43% भाग पे मैदान है और इस मैदान का प्रयोग हम लोग करते हैं कृषि करने के लिए, आवास यानी घर बनाने के लिए और खनन के लिए, यानी इसी मैदान से हम लोग खनन करते हैं। तो इस मैदान का प्रयोग करते हैं कृषि के लिए। ठीक, कृषि हो गया, आवास हो गया, खनन हो गया। ठीक, कृषि का प्रयोग क्योंकि मिट्टी में ही कृषि का उत्पादन किया जा सकता है। अच्छा, एक बार सोचा होगा कि मिट्टी आखिर क्या है? मिट्टी जीवित है या सजीव है या निर्जीव है? मिट्टी क्या है? सोच रहे होंगे कि मिट्टी तो निर्जीव है, लेकिन मिट्टी अगर निर्जीव होती तो इसमें कोई पेड़ पौधा ना उगता, क्योंकि मृत शरीर से कभी कुछ जो है उसमें नहीं उगता है। तो मिट्टी क्या है ये थिंक कर सकते हैं, सोच के बताना कमेंट में कि मिट्टी क्या है, सजीव है या निर्जीव है। अब इसमें कृषि करते हैं, आवास घर बनाते हैं, खनन करते हैं, उद्योग, इसमें उद्योग स्थापित करते हैं, उद्योग धंधे। ठीक, उद्योग यानी कोई कंपनी स्थापित करते हैं या उद्योग धंधे जो कुछ भी करते हैं वो सब हम कहाँ करते हैं? इसी मैदानी क्षेत्र में। ठीक, ना कि हम यहाँ पर पठार में जाएंगे कोई कारखाना लगाएंगे या कंपनी लगाएंगे, ना कि खनन तो यहाँ किया जा सकता है लेकिन यहाँ मुख्यतः नहीं किया जा सकता। खनन यहाँ पर किया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर खनन मैदानों में भी किया जाता है। ठीक, आवास, इसमें 90% घर जो बनते हैं वो मैदानी क्षेत्र में बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत नाम मात्र की जनसंख्या होती है, क्योंकि वहाँ का जीवन जो होता है बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। ठीक, और कृषि, पर्वतीय क्षेत्र में कृषि हम बहुत कम कर पाते हैं, वो भी केवल कुछ ही कृषि कर पाते हैं। ठीक, तो इसमें और अगला हो गया मैदान का प्रयोग चारागाह के रूप में प्रयोग करते हैं। चारागाह के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मैदानी जो ये 43% भाग है, इसमें हम सबसे ज्यादा करते हैं कृषि, यानी इसी मैदान में हम लोग कृषि करते हैं, आवास यानी घर बनाते हैं, खनन यानी यहाँ पर खनिजों को खोद के निकालते हैं, उद्योग धंधे स्थापित करते हैं और तमाम प्रकार के पशु हैं उन पशुओं के लिए एक चारागाह के रूप में, एक प्राकृतिक निवास के रूप में ये चारागाह है। ठीक, अब इसको देखते हैं एक एक करके कि जैसे भारत में कृषि, तो कृषि जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन कुछ कृषि ऐसे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में भी होते हैं। ये अगला टॉपिक इसमें कृषि वाला है, तो वहां देखेंगे विस्तृत तरीके से। बस केवल हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि इस जो 43% भाग मैदानी है, इस मैदानी क्षेत्र में क्या क्या इसका प्रयोग है। तो इसका प्रयोग है कृषि करना, ठीक, आवास यानी घर बनाना, खनन और उद्योग धंधे चारागाह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद में अगला है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, इसको मिटाते हैं और अगली हेडिंग है हमारी भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले मेनली दो कारक हो सकते हैं, एक होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है आर्थिक एवं सामाजिक कारक। तो इसको दो भागों में इसको बांट सकते हैं, एक होता है भौतिक कारक, और ये है आर्थिक कारक, या सामाजिक। आर्थिक ही है, सामाजिक के लिए बात एक है, सामाजिक कारक। ठीक, भौतिक कारक
यानी किसी भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक दो हो सकते हैं, या तो भौतिक कारक या तो आर्थिक कारक। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि भौतिक कारक में क्या क्या आते हैं। तो भौतिक कारक में मुख्यतः आती है भूमि की ढाल, ठीक, भूमि की ढाल, ठीक, भूमि की ढाल हो गई, और मिट्टी का आवरण, यानी मिट्टी के आवरण का तात्पर्य है मिट्टी की बनावट, ठीक, मिट्टी की आवरण, मिट्टी की आवरण। उसके बाद शैलों की प्रकृति, शैलों की प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले खनिज, ठीक, शैलों की प्रकृति, इधर नहीं दिखेगा तो इधर थोड़ा सा इधर ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, इधर, ठीक, जगह कम है तो अभी ये भौतिक वाले को ही ध्यान में रखना, ये यहाँ वाला यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः खनिज डाल देते हैं, यानी चट्टानों की प्रवृत्ति, यानी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, डायरेक्ट खनिज लिखते हैं। और उसके बाद में खनिज हो गया, और भूमिगत जल की उपस्थिति, अगला है भूमिगत जल की उपस्थिति, यानी भौतिक कारकों में इसे ये सब है, भूमिगत जल की उपस्थिति। अब पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इधर चलते हैं। सबसे पहला यानी भूमि, यहाँ पर ध्यान से देखो, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, भूमि उपयोग को प्रभावित, यानी भूमि का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, ये कौन डिसाइड करता है? ये दो चीजें डिसाइड करता है, या तो भौतिक कारक होंगे, या तो आर्थिक कारक होंगे, या सामाजिक कारक होंगे। तो भौतिक कारक में क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि भूमि उपयोग को हम प्रभावित हों, ठीक। तो भौतिक कारक में सबसे पहले है भूमि की ढाल। भूमि की ढाल ये निर्धारित करता है कि किस भूमि का उपयोग किस प्रकार से करना है, ठीक। कोई क्षेत्र अगर मैदानी क्षेत्र है तो उसमें आसानी से कृषि की जा सकती है, आसानी से घर बनाए जा सकते हैं, आसानी से उस मिट्टी पर उद्योग धंधे, यानी कुछ भी उस मिट्टी पे आसानी से सब कुछ किया जा सकता है अगर मिट्टी समतल है तो, ठीक। लेकिन अगर कोई यही भूमि की ढाल ज्यादा है, यानी कुछ इस प्रकार से है, तो इस वाले ढाल पे ना तो घर बनाए जा सकते हैं और ना तो पूर्ण रूप से बेहतर ढंग से कृषि की जा सकती है। तो इस भूमि अगर ज्यादा ढालू है, बिल्कुल इस प्रकार है, पर्वतीय आकार में है, तो इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से है तो यहाँ पर कुछ कृषि किया जा सकता है, यानी कुछ नाम मात्र की कृषि की जा सकती है। उस कृषि को, जैसे चाय की खेती, अगर भूमि की ढालू ज्यादा है तो हम गेहूं नहीं बो सकते हैं, ठीक, ना तो चावल बो सकते हैं, लेकिन चाय की खेती कर सकते हैं। यानी भूमि की ढाल ये निर्धारित करता है भूमि की उपयोग, यानी हम भूमि का उपयोग किस लिए कर रहे हैं ये कौन बताता है? भूमि की ढाल, ठीक। यानी उस जो इस प्रकार से भूमि है उसमें हम गेहूं नहीं बो सकते, उसमें हम केवल चाय की खेती कर सकते हैं, वो भी सीढ़ीदार खेत बनाकर, ठीक। तो ये भूमि डिसाइड करता है कि हमको उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, ठीक। उसके बाद है मिट्टी का आवरण। मिट्टी का आवरण, तो मिट्टी का आवरण में देखते हैं तो मिट्टी की बनावट मुख्यतः ये निर्धारित करती है कि किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल बोई जानी है, ठीक। अगर मिट्टी चिकनी मिट्टी हुई तो उसमें धान की खेती भी की जा सकती है, अगर यही कोई लाल या पीली मिट्टी हुई तो उसमें धान की खेती नहीं की जा सकती है, ठीक। दोमट मिट्टी है तो उसमें गेहूं की खेती की जा सकती है। यानी ये मिट्टी की आवरण और शैलों की बनावट ये निर्धारित करता है कि इसमें किस प्रकार की कृषि की जा सकती है, ठीक। उसके बाद में अगला है खनिज, यानी शैलों की प्रवृत्ति, यानी शैलों के अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज। शैल में जो खनिज पाए जाएंगे वो निर्धारित करता है कि हम यहाँ पर खनिज यानी खनन करेंगे या फिर हम उसमें कृषि करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस मिट्टी में खनिज होगा वहाँ तो हम लोग कृषि करेंगे नहीं। अभी अगर कोई बहुत बड़ा मान लो खेत हो और उसमें लोहा मिलता हो, ठीक, तो उसमें तो हम लोग कृषि करेंगे नहीं। इतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं है कि हम उसमें कृषि करें, बल्कि क्या करेंगे, उसका उस लोहे को निकालेंगे लौह अयस्क के रूप में, और उसको निकालने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से खदान यानी उसमें हम खनिज निकालेंगे, ना कि कृषि करेंगे। तो ये कौन निर्धारित करता है? भौतिक कारक, कि इसमें कृषि करना है या नहीं, ठीक।
उसके बाद में फिर अगला पॉइंट है हमारा भूमिगत जल की उपस्थिति। तो भूमिगत जल की उपस्थिति भी ये निर्धारित करता है कि हमको उस भूमि में कृषि करना है या नहीं, ठीक, वहां पर कोई उद्योग धंधे स्थापित करना है या घर बनाना है, ये सब कौन निर्धारित करता है, भूमि जल की उपस्थिति। अभी मान लो अगर कोई ये एक मान लो कोई एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, अगर हमको यहाँ पर कृषि करना है तो यहाँ पर अगर वाटर लेवल जो भूमिगत जल की उपस्थिति है वो ऊपर है, तब तो आसानी से इस भूमि में नमी बनी रहेगी और इसके अंदर जब जल रिस करके जाएगा तो इसका भूमि जल का स्तर ऊंचा उठा रहेगा। आसानी से इस खेत में हम पानी को निकाल के इसमें इसकी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन और इसमें नमी भी ज़्यादा समय तक लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन अगर इसी क्षेत्र का अगर वाटर लेवल काफ़ी नीचे हो गया तो इस क्षेत्र में कृषि करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो है शुष्क क्षेत्र बन जाएगा, यानी यहाँ पर नमी बिल्कुल नहीं होगा। सिंचाई के लिए पानी बहुत नीचे से निकालना पड़ेगा, तो पानी को निकालने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, यानी यहाँ पर पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो पानी भी नहीं निकाल सकते। तो ये क्षेत्र धीरे धीरे से क्या होगा, ये एक बंजर की तरह पड़ा रह जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो अभी घर बनवा लें तब भी पानी की समस्या रहेगी। तो हम इसमें अगर कोई उद्योग धंधा स्थापित कर लें तो उसके लिए भी पानी की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि पानी हम लोग बाहर से ला सकते हैं, लेकिन इस भूमि को प्रयोग में लाने के लिए यानी भौगोलिक कारक जिम्मेदार है कि इसमें किस प्रकार की इस क्षेत्र का प्रयोग किया जाए, ठीक। उसके बाद में फिर अब हम लोग देखते हैं भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा आर्थिक कारक या सामाजिक कारक, ठीक, आर्थिक कारक या सामाजिक कारक। तो आर्थिक कारक में पहले है सामाजिक, पहला है आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। उसके बाद दूसरा है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक। और इसमें तीसरा पॉइंट है जनसंख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या। उसके बाद में इसमें अगला पॉइंट है परिवहन के साधन, परिवहन के साधन, ठीक। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति देखते हैं कि अगर किसी भौगोलिक यानी किसी जो एक भौगोलिक क्षेत्र है, मान लो इस क्षेत्र की अगर आर्थिक स्थिति अच्छा है तो इसका उपयोग जिस प्रकार से इसकी स्थिति होगी उस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे, ठीक। अभी मान लो इसकी स्थिति जो है, मान लो ये एक जो क्षेत्र है ये किसी बड़े शहर के किनारे है, ठीक। ये भूमि जो है एक बहुत बड़े शहर मान लो ये है, ठीक। तो इस शहर के किनारे अगर ये भूमि है तो इसका उपयोग दूसरी तरीके से करेंगे। अगर यही भूमि अगर किसी यहाँ किसी शमशान के किनारे पे हो तो क्या घर बनवाएंगे? अगर यहाँ मान लो शमशान है तो ये भूमि पड़ी है तो यहाँ घर बनवाएंगे, तो इसका उपयोग दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक। उसके बाद में सामाजिक व्यवस्था, अगर देखते हैं किसी भी भूमि में सामाजिक व्यवस्था यानी ये समाज बहुत ज़्यादा निर्धारित करता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य हमेशा समाज में रहने का प्रयास करता है, ठीक। तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था भी ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार इस भूमि का प्रयोग किस प्रकार से करना है, यानी यहाँ पर जो घर बनाना है या फिर उद्योग धंधे स्थापित करना है या फिर कृषि करना है, ये एक सामाजिक व्यवस्था भी निर्धारित करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या। तो जनसंख्या यही भौगोलिक क्षेत्र का यानी इसी क्षेत्र का निर्धारण यहाँ की जनसंख्या भी करेगी, ठीक। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या अगर बढ़ेगा, मान लो ये सब कुछ नहीं है, इसको मिटा दो, केवल एक क्षेत्र है, ठीक। जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या ये बताएगा कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसको कृषि से ज़्यादा घर बनाने की ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि कृषि का क्षेत्र धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे कृषि का क्षेत्र छोटा होता जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए घर बनाने की जरूरत पड़ेगी और इस भूमि का जो आकार धीरे धीरे घटता जाएगा। तो उसका कारण ये है कि
कोई ज़मीन तो थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि लोग बढ़ते हैं, और जब लोग बढ़ते हैं तो जिसमें अगर किसी के 2 भाई हैं तो उस जो उनका पिताजी वाला इतना बढ़ा रहा होगा तो उनके लड़के में उतना छोटा छोटा होगा, यानी वहाँ पर वो एक घर में रहते थे, वो आगे चल के 2 घर बनाएंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। यानी इसमें भूमि उपयोग में जनसंख्या निर्धारित करती है कि इस भूमि का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। परिवहन के साधन, अगला पॉइंट है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन भी निर्धारित करते हैं कि किसी भी भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। ठीक, जैसे मान लो ये भूमि इधर बगल से एक 6 लाइन वाली जो है महाराजमार्ग गुजर गई इधर से, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इसमें परिवहन के साधन की व्यवस्था यहाँ पर है। तो ये इस तुरंत इस भौगोलिक क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनियां स्थापित कर लेंगे, या फिर जो है मान लो अगर इधर नॉर्मल सड़क है तो इधर भी कोई ना कोई जो है उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, घर बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर स्कूल यहाँ पर स्थापित करेंगे। यानी इसका उपयोग कौन निर्धारित करता है, परिवहन के साधन की यहाँ पर कौन सी ऐसा उद्योग धंधा या कौन सा ऐसा इसका प्रयोग करें कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक, लेकिन अगर यही भूमि मान लो कहीं अलग किसी क्षेत्र में है जहाँ पर परिवहन के साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर तो कृषि भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई अगर इस क्षेत्र में कृषि कर भी लिए, मान लो ये सड़क नहीं है, तो अगर यहाँ पर कृषि कर लिए तो इस कृषि से जो अन्न उत्पादन हुआ उसको बाजार तक लाने के लिए परिवहन के साधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर परिवहन के साधन नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी निर्धारित करता है किसी भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवहन के साधन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि भूमि के उपयोग को प्रभावित सबसे ज्यादा करता है वो परिवहन का साधन। ठीक, किसी भूमि को प्रभावित करने वाले कारकों में से परिवहन के साधन का जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद में फिर देखते हैं, इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं इसके बाद की जो टॉपिक है हमारा वो है मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक। उसके बाद भारत में मृदा का वर्गीकरण, उसके बाद फिर मृदा अपरदन, फिर मृदा अपरदन के कारण मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए, ये सब अगर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये चैप्टर इस वीडियो में समाप्त नहीं हुआ है, इसका हो सकता है हम कल इस वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की कक्षा यहीं पर स्थापित करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।